जी जी जी। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आखिर इस शब्द में ऐसा क्या जादू है जिसने कि पूरी दुनिया को सम्मोहित करके रखा है। हम भूमंडलीकरण को परिभाषित करने से पहले आधुनिकता की तरफ जाएंगे। बगैर आधुनिकता को जी समझे हम भूमंडलीकरण को नहीं समझ सकते, और भूमंडलीकरण को समझे बगैर हम बाजारवाद को नहीं समझ सकते। ये सब जो शब्द हैं एक दूसरे के पूरक हैं। उपभोक्ता संस्कृति इसी भूमंडलीकरण की देन है। तो सब ये शब्द आपस में इतने पूरक हैं, इतने मिले जुले हैं कि इन एक के बगैर दूसरे को समझना असंभव है। आधुनिकता को समझे बगैर हम भूमंडलीकरण को नहीं समझ सकते। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता एक समय सापेक्ष शब्द है। समझ गए? वो कोई व्यक्तिगत शब्द नहीं है कि हम आधुनिक हो गए। ये कोई व्यक्तिगत शब्द नहीं है, यह समय सापेक्ष शब्द है। प्रत्येक काल अपने पिछले वाले काल से आधुनिक होता है। ठीक है? जैसे 21वीं सदी है जो, वह 20वीं सदी से आधुनिक है, 16वीं सदी से आधुनिक है। जो 22वीं सदी होगी वह 21वीं सदी से आधुनिक रहेगी। जो 16वीं सदी थी वो 15वीं सदी से आधुनिक थी। तो जो आधुनिक शब्द है वह एक समय सापेक्ष शब्द है। ठीक है? हेलो? जी 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 हाँ। जी जी जी, तो सुन रहा हूँ। तो इन्हीं पर हम आज जाएंगे कि आधुनिकता कैसे भूमंडलीकरण की तरफ मोड़ ली, मोड़ कैसे आया। यह आधुनिकता, जैसे मान लो आधुनिक हुआ मनुष्य, आधुनिक कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे मनुष्य ने कहना प्रारंभ, हम लोग आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए। इस शब्द का मनुष्य ने आखिर कब से प्रचलन शुरू किया? रूढ़िवादिता को तोड़ने के बाद मनुष्य अपने आप को आधुनिक कहने लगता है। तब तो यदि हम इस अर्थ में ले तो कबीर भी अपने अर्थ में आधुनिक थे। वो बहुत बड़े आधुनिक व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपने समय की बहुत सारी रूढ़ियों को तोड़ा, वर्जनाओं को तोड़ा। तो कबीर अपने समय के आधुनिक थे। उनके अंदर जो नई नई वैचारिकता थी, तर्क की सबसे बड़ी, आधुनिकता की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? तर्क। तर्क। तर्क सबसे बड़ी शक्ति होती है आधुनिकता की। वह किसी बगैर तर्क की कसौटी पर कसे किसी चीज को मानता नहीं। तो हम कबीर को भी देखें तो कबीर भी तर्क की कसौटी पर, आवाज रिपीट, तर्क की कसौटी पर कसे बगैर कबीर भी किसी भी बात को नहीं मानते हैं, हर चीज को वो नकार देते हैं। तो इस तरह से हम आधुनिकता को यदि हम देखें तो आधुनिकता में सबसे बड़ी चीज है तर्क। ये शब्द यदि हम पाश्चात्य जगत से देखें कि पाश्चात्य जगत में कब आया, तो पाश्चात्य जगत में सबसे पहले हम देखते हैं कि वो रोम के पादरियों का, चाहे उस समय ईसाई पादरियों का इतना बोलबाला था कि मनुष्य कुछ नया आधुनिक करने की, कुछ नया करने की सोच नहीं सकता था। और उन पादरियों ने इतना भ्रम जाल फैला कर रखा था कि मनुष्य अपनी अपनी वास्तविकता का, अपनी अस्मिता का परिचय अलग से नहीं दे सकता था। वह उन्हीं अंधविश्वासों में उन्हें उसे जीना पड़ता था। गैलीलियो ने जब सबसे पहले ये खोज किया कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसके इस इसके उसके इस आविष्कार को पादरियों ने चुनौती दी। उसने कहा कि यह बहुत इंसान झूठा है और ये गलत गलत बातें प्रचारित कर रहा है। विज्ञान की कसौटी को पादरियों ने नहीं माना, जबकि गैलीलियो ने दूरबीन से यह सिद्ध करके दिखाया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उसके परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पादरियों ने उसके इस बात को नहीं माना। अब गैलीलियो यहाँ पर अपनी तर्कना को, अपनी अस्मिता को प्रमाणित करना चाहता है, अपनी विज्ञान की अस्मिता को प्रमाणित करना चाह रहा है। लेकिन पादरी जो है वो रूढ़िवादी तरीके से उसके इस वैचारिकता को खारिज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आधुनिकता का शब्द का हम प्रभाव देखते हैं कि यहीं से, जब से मनुष्य रूढ़िवादिता का विरोध करके
तर्क के सहारे विज्ञान को मानते हुए और अपने बुद्धि को मानते हुए अपने वैचारिकता को प्रश्रय देने लगा, उसी समय से आधुनिकता का प्रारंभ हुआ। ठीक है, हेलो, जी जी जी। हाँ, अकेले तुम ही हो क्या, और कोई किसी का शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है? पता नहीं, ये एक ठो और कोई है। नहीं, वो तो आप ही हैं मैम, हमें अकेले ही हैं आज। आज अकेले ही हो? जी। अच्छा, इतना अच्छा टॉपिक है और सारे लोग कहाँ चले गए हैं? था नहीं। बताओ। तो हम इस तरफ, हम इधर जाना चाहते हैं कि आधुनिकता, इसी आधुनिकता से धीरे धीरे भूमंडली, जैसे जैसे समय बढ़ा, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी आते गया, अब 21वीं सदी आ गई। तो इसी आधुनिकता से प्रभावित होते हुए अब विज्ञान प्रौद्योगिकी का आविष्कार होना शुरू किया हुआ। मनुष्य अब तर्क अंधविश्वासों में नहीं जीना चाहता था, रूढ़िवादिता में नहीं जीना चाहता था। फलतः मनुष्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किया, संचार क्रांति हुई, संचार क्रांति हुई। अब धीरे धीरे संचार क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? दुनिया सिमटने लगी, एक सुदूर जगहों पर भी होने वाली घटना का परिचय हम पा सकने में सक्षम हो गए। तो ये संचार क्रांति का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया मनुष्य के जीवन पर, जिससे दूरियों का कोई महत्व नहीं रहा। हवाई जहाज बनने से, रॉकेट बनने से, विमान बनने से अब दूरियों का कोई महत्व नहीं रहा। मनुष्य अमेरिका की यात्रा 5 घंटे में करके आ सकता है। इस तरह से कोई अंतर नहीं रहा दूरियों का, फलतः समूचा विश्व एक भौगोलिक गांव में परिणत हो गया। इस संचार क्रांति का प्रभाव पड़ा। तो हम आधुनिकता के द्वारा, जब हम आधुनिक हुए, अपने अपने बल बुद्धि पर विश्वास किए, विज्ञान पर विश्वास किए, तर्क पर विश्वास किए, तो प्रौद्योगिकी ने जन्म लिया। और प्रौद्योगिकी के जन्म लेने से यह समूचा विश्व एक गांव के रूप में परिणत होने लगा, एक भूमंडलीकृत व्यवस्था कायम होने लगी। ठीक है, इस तरह से जी जी। भूमंडलीकरण का जन्म हुआ। तो आधुनिकता से कैसे मनुष्य भूमंडलीकरण की तरफ बढ़ा? अब भूमंडलीकरण में यदि हम प्रवेश करेंगे तो भूमंडलीकरण शब्द जो है वो बहुत ही, यदि हम, व्यापक। व्यापक है। और व्यापक ही नहीं, एक जी मायावी शब्द है ये, बहुत तरीके से मनुष्य को अपने अंदर जकड़ ले रहा है, हर तरीके से। यदि हम इसके लाभ को देखें, इसके हानि को देखें, तो दोनों में हमें पता चलेगा कि कैसे यह मनुष्य को प्रभावित कर रही है, मनुष्य की समूची संस्कृति को प्रभावित कर रही है, मनुष्य के समूची अस्मिता को प्रभावित कर रही है, उसके क्रियाकलाप, खान पान, रहन सहन, उसके जीवन को, उसके जीवन की आयु को, सबको प्रभावित कर रहा है यह भूमंडलीकरण। बहुत व्यापक शब्द है। तो जी जी। हम इसके लाभ पर जाएं, फिर इसकी हानियों की तरफ जाएं, तो हमें बहुत सारी बातें दिखाई पड़ेंगी। लाभ क्या हुआ कि हम भूमंडलीकृत जब व्यवस्था कायम होने लगी, तो मनुष्य अपने संस्कृतियों का सहज रूप में आदान प्रदान करने लगा। ठीक है, एक देश की जी संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से सहजता से निकट आने लगी और हम परिचय पाने में जल्दी से जल्दी सक्षम होने लगे। ठीक है, एक तरफ तो संस्कृतियों का विस्तार हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इस भूमंडलीकरण ने क्या किया कि जो स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय संस्कृति है, जैसे मान लो कि भारत में मिथिला की संस्कृति हुई, बुंदेलखंड की संस्कृति हुई, या फिर मधुबनी की संस्कृति हुई, तो इस तरह की संस्कृतियों को भूमंडलीकृत व्यवस्था में, ये सब संस्कृतियां, जो स्थानीय संस्कृतियां, वो कमजोर पड़ने लगी। अब मान लो कि लोक संस्कृतियां हुई, वह वैश्विक संस्कृति के आगे टिक नहीं पा रही है थी, ठीक है, अब आज भी नहीं टिक पा रही हैं। उनकी जो अपनी पहचान है वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है इस बाजारवाद में, इस भूमंडलीकृत व्यवस्था में। उसको उसको अपना संस्कृति जीवित रखने के लिए, क्षेत्रीय संस्कृति को अपनी पहचान कायम रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है इस भूमंडलीकृत व्यवस्था में।
वैश्विक स्तर पर तो सब कुछ नजदीक होता जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इसकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। आप इसी बात से समझिए कि कितने कितने लोक कलाओं को हम जानते हैं, कितने लोक गीतों को हम जानते हैं, कितनी लोक संस्कृतियों को हम जानते हैं। मतलब कि हम अपना परिचय छोड़ रहे हैं, अपना परिचय छोड़ रहे हैं, लेकिन विश्व का परिचय पा रहे हैं। इस भूमंडलीकृत व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही है, अपना परिचय छोड़ के हम पूरे विश्व का परिचय तो पा ले रहे हैं। तो एक तरफ लाभ भी है और दूसरी तरफ इसकी हानि भी है, इफेक्ट और साइड इफेक्ट साथ चल रहा है। तो ये भूमंडलीकृत व्यवस्था का गुण और दोष का हम परिचय इस तरह से पा रहे हैं इस समय में। बहुत सारी बातें हैं भूमंडलीकृत व्यवस्था में कि भूमंडलीकृत व्यवस्था संस्कृतियों को ही नहीं निकट ला रही है, अपितु संचार क्रांति के माध्यम से हम बोले ना कि हमारे सब चीज पे प्रभाव डाल रही है। खान पान, रहन सहन, जीवन शैली, सब पर ये व्यवस्था ये भूमंडलीकरण जो है प्रभाव डाल रहा है। इतना बाजारवाद आ गया इसी भूमंडली के कारण, भूमंडलीकरण के कारण बाजारवाद का प्राधान्य हो गया। और बाजारवाद का चकाचौंध कितना क्रूप होता है, मनुष्य इसको, आधुनिक मनुष्य इसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि मनुष्य बाजारवाद का शिकार होकर के अब सिर्फ और सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर रह गया है। मनुष्य सीमित मात्रा में नहीं जीना चाहता, वह अधिक से अधिक बटोरने की लालसा में लग गया है। इसी भूमंडलीकरण का प्रभाव है ये। तो इसको हम साइड इफेक्ट के रूप में मानेंगे, ठीक है। यदि हम, हेलो जी हाँ जी जी बताइए, ठीक। हाँ, तो हम यदि इस तरफ जाए कि भूमंडलीकरण ने बाजारवाद को फैलाया, इस बाजारवाद को रोकने का भी क्या कोई उपाय है? इस बाजारवाद को रोकने का उपाय है हमारा आध्यात्मिक चिंतन। भारत ने विश्व को क्या दिया? हम जब भूमंडलीकरण की देन की बात करते हैं संस्कृतियों के रूप में, तो हम ये देख रहे हैं कि भारत ने विश्व को फिर क्या दिया। ऐसे भी भारत की पहचान एक आध्यात्मिक देश के रूप में है, और इसकी सबसे बड़ी देन है विश्व को आध्यात्मिक देन। तो भारत ने भूमंडलीकृत व्यवस्था में विश्व को अपनी आध्यात्मिक देन को दिया। वह विश्व से, अन्य पाश्चात्य देशों से विज्ञान प्रौद्योगिकी आयात कर रहा है, बाजारवाद आयात कर रहा है, लेकिन देन दे रहा है अपनी संस्कृति की, आध्यात्मिक संस्कृति का निर्यात कर रहा है। और स्वामी विवेकानंद ने, मान लो कि शिकागो धर्म सभा में 1893 में ये जो शब्द बोला कि भाइयों और बहनों, ये क्या था? ये आध्यात्मिक संस्कृति का भूमंडलीकरण था। इसी आध्यात्मिक संस्कृति को उन्होंने इन दो शब्दों के माध्यम से ही पूरे विश्व में हिंदू धर्म को पहुंचा दिया, अपने हिंदू धर्म की पताका लहरा दी। तो यह आध्यात्मिक भूमंडलीकरण हुआ। आधुनिक समय में भी ये जो रजनीश हैं, ओशो हैं, कितने ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जो कि पूरे विश्व को भारत की आध्यात्मिक देन दे रहे हैं। तो ये हमारे देश का निर्यात हो रहा है आध्यात्मिकता का। विदेशी आज भी आते हैं हमारे देश में, हरिद्वार और ऋषिकेश के किनारे, गंगा के किनारे जाकर के बहुत शांति अनुभव करते हैं। तो ये एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से जुड़ाव है। भूमंडलीकृत व्यवस्था का यह लाभ है। हानि भी हम बताएं कि कैसे स्थानीय संस्कृतियां लुप्त हो रही हैं। बाजारवाद आ रहा है इसी भूमंडलीकरण के कारण। बाजारवाद का कितना प्रभाव है हमारे जीवन पर, बताओ। हम जब कोई ब्रांड देखते हैं तो उस ब्रांड से प्रभावित होकर के खरीदारी करना चाहते हैं, इस बाजारवादी व्यवस्था में, है कि नहीं? जी। पूरी तरह से हम बाजारवाद से प्रभावित हैं। कोई भी चीज विज्ञापन के बगैर आजकल संभव ही नहीं है। हर एक चीज में विज्ञापन आ गया है। अब विज्ञापनों का भी मैम कोई अब स्टैंडर्ड नहीं रह गया है। हाँ, विज्ञापनों का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया है। कुछ का कुछ प्रचार, कुछ का कुछ, हाँ, कुछ का कुछ प्रचार, कुछ का कुछ प्रचार हर समय टीवी पर, मतलब उत्तेजक चीज और दिस दैट होते रहता है। हाँ, तो ये जो बाजारवाद है, ये विज्ञापनों का संसार हो गया है। और मनुष्य विज्ञापनों के द्वारा इतना लुभा जा रहा है कि वह उस विज्ञापन के चलते खरीदारी कर रहा है।
अपने विज्ञापनों के भंवर जाल में फंस गया। हाँ, विज्ञापनों के भंवर जाल में मनुष्य फंस गया है। तो ये भूमंडलीकरण कृत व्यवस्था का दोष है, और जिसके चलते मनुष्य उपभोक्तावादी हो गया है। अधिक से अधिक संग्रह करो। अब मनुष्य मान लो कि कोई किसी मॉल में जाए, किसी बाजार में निकले, तो वह लोभी हो जाता है कि हम क्या खरीदें, कितना खरीदें। तो ये जो भाव है, ये इसी भूमंडलीकरण का देन है, इसी भूमंडलीकृत व्यवस्था की देन है, इसी बाजारवाद का प्रभाव है। अब मान लो कि हम कहानियों को पढ़ते हैं, बहुत सारे कमलेश्वर की कहानियां पढ़ते हैं। उन्होंने महानगरीय जीवन के चकाचौंध को लेकर कहानियां लिखी, उसके साइड इफेक्ट को लेकर कहानियां लिखी। तो ये क्या है, साहित्य पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? इस भूमंडलीकरण का पूरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है, साहित्य प्रभावित हो रहा है। बहुत सारे उपन्यास, कमलेश्वर की पुस्तक, हाँ कमलेश्वर तो बहुत सारी कहानियां लिखे हैं भूमंडलीकरण को लेकर के और महानगरीय। हेलो हाँ मैम। हाँ मैम, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ पड़ रही है, बोलो। यही कह रहे हैं, यही तो देश काल एवं वातावरण है। हाँ देश काल वातावरण है, लेकिन देश काल है यही तो। हाँ देश काल वातावरण है, परंतु हम बात जहाँ पर कर रहे हैं कि भूमंडलीकरण किस रूप में हमारे लिए लाभदायक है और किस रूप में हमारे लिए हानिकारक है, हम उन व्यवस्थाओं पे चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं? हम मान लो कि बाजारवाद से आज प्रभावित है, और हमारे औपनिषदिक युग में, उपनिषदों के युग में एक कहानी आती है छोटी सी, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि बाजारवाद को कैसे नष्ट किया जा सकता है। एक बार यज्ञवालक के ऋषि थे, उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो यज्ञवालक की जिस संन्यास लेने वाले थे, वो कहे कि हम संन्यास ले रहे हैं और हम अपनी संपत्ति को तुम दोनों में बांट देना चाहते हैं, ताकि हम अपना संन्यास लेकर अपने अब आगे के जीवन को देखें। तो उन्होंने अपनी पत्नियों से प्रश्न किया कि आप क्या लेंगी? तो जो मैत्रेयी थी, वह पूछी कि क्या इन संपत्तियों को पाने से मनुष्य अपनी आत्मा को पा सकता है? हेलो जी हाँ, सुन रहा हूं मैं। क्या मनुष्य अपनी आत्मा को पा सकता है? क्या मनुष्य शांति को प्राप्त कर सकता है? तो ऋषि ने कहा कि नहीं, इस संपत्ति को प्राप्त करने से न मनुष्य आत्मा को प्राप्त कर सकता है, न शांति को प्राप्त कर सकता है। तो मैत्रेयी ने कहा कि फिर मैं इस संपत्ति को लेकर क्या करूंगी? मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो कि मुझे शांति से दूर कर दे। तो मैं जब महर्षि ने ये देखा कि उनकी जो पत्नी मैत्रेयी है वह भौतिकता से काफी आगे बढ़ चुकी है, उसकी जो पिपासा है वह आत्मिक है, तो उन्होंने उसको आत्मज्ञान का गुण उपदेश दिया और कात्यायनी ने संपत्ति लिया। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उसी भावना को लेकर के हमारे उपनिषदों में प्राचीन काल के जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें आजकल की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान छिपा है। मैत्रेयी ने संपत्ति को ठुकरा करके और आत्मिक शांति का वर्णन करके यह बताया कि इंसान आजकल भी बाजारवाद को ठुकरा सकता है। मैत्रेयी के द्वारा संपत्ति को ठुकराने का यह कथन नहीं है कि उन्होंने निर्धनता को ले लिया, गरीबी को ओढ़ लिया, इसका अर्थ कदापि नहीं समझिएगा। उन्होंने जो किया वह सिर्फ और सिर्फ आत्मिक शांति को पाने का मार्ग ढूंढा। ठीक है, ये बात औपनिषदिक युग में यह प्रमाणित करता है कि हम आज भी बाजारवाद से बचे रह सकते हैं। जो भूमंडलीकरण का सबसे कठिन मतलब कि बहुत बड़ा सा इफेक्ट है बाजारवाद, उससे हम बचे रह सकते हैं, उसके मोह जाल से बचे रह सकते हैं, उसके भ्रम जाल से बचे रह सकते हैं। आजकल किसका विज्ञापन नहीं हो रहा है? हर एक चीज में विज्ञापन है, हर एक चीज में विज्ञापन हर चीज में है मैम। हाँ, अब आप जो जिसका नभी आना चाहिए उसका भी दे रहा है। हाँ, अब देखिए कोचिंग संस्थान पढ़ा रहे हैं, सब कोचिंग संस्थान अपने अपने विज्ञापन दे रहे हैं, अधिक से अधिक अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ बोलो। विज्ञापन तो प्रचार का माध्यम है। हाँ, विज्ञापन प्रचार का माध्यम है ना। विज्ञान तो जी। हाँ बोलो पहले बोलो जी। बोलो। हाँ जी, कह रहे हैं विज्ञान जो
विज्ञापन है हाँ वो प्रचार का माध्यम है। कोई हाँ भी प्रोडक्ट तैयार हुआ, हाँ उसका प्रोडक्शन हुआ, हम्म तो मार्केट में आने से पहले उसका विज्ञापन, ताकि जन समूह में हम्म यह प्रचारित हो। हाँ तो प्रचारित हो, प्रचार का एक माध्यम है। प्रचार का अब माध्यम वह है। ब्रांड नकली है, देखो जी, नकली है या असली, हाँ, उसके विषय में तो उपभोक्ता को जानना है। उपभोक्ता को जानना है, तुम ये सही कह रहे हो, लेकिन हर एक चीज विज्ञापन हो जी गया है ना, हर एक चीज विज्ञापन हो रहा है। अब जी जी अब जी अब ये जरा जी सोचो कि जो हम अभी तुमको बताया कि कोचिंग संस्थान जो है वह अपने अपने कोचिंग को ज्यादा पढ़ाने जी के लिए वो अपना विज्ञापन दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ है कि जी शिक्षा का विज्ञापन हो रहा है। शिक्षा भी एक ब्रांड बन गई जी है, जी जी शिक्षा भी ब्रांड बन जी गई जी है, मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग हो रहा है शिक्षा का। जी जी मार्केटिंग। तो ये चीज, जी जी ये गलत प्रभाव है। मतलब हर एक चीज का विज्ञापन, किस तरह से मनुष्य की प्रकृति जी बदल गई है, बाजारवाद से कितनी प्रकृति बदल गई उसकी, इस पे हम प्रकाश डालना चाह रहे हैं। अब चुनाव में क्या विज्ञापन नहीं हो रहा है? जी जी अब ये जी जी चुनाव तो लड़ रहे हैं नेता, लेकिन हम हर जगह लाया जा रहा है अभिनेत्रियों को उनका प्रचार करने के लिए। यह विज्ञापन नहीं तो क्या है? हास्य अभिनेताओं को लाया जा जी रहा है जी प्रचार करने के लिए कि हास्य अभिनेता आकर के प्रचार करें। अब ये विज्ञापन नहीं तो क्या है? हर एक चीज में तो विज्ञापन आ गया है, ब्रांड आ जी गया है। तो मनुष्य इतना इतना जी बाजारवादी व्यवस्था का शिकार हो गया है कि उसके भंवर जाल में एकदम फंस गया है, और इससे उसकी उसकी जो जीवन शैली है वो बहुत प्रभावित हो रही है। पूरा का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया इस बाजारवाद ने। मनुष्य अपने जी अपने जी जी तर्कना से, कहा तो यह जा रहा है कि आधुनिकता तर्क से चलती है, लेकिन इस बाजारीकृत व्यवस्था में मनुष्य की अपनी तर्क शक्ति भी साथ छोड़ रही है। वह तर्क से कुछ सोच ही नहीं पा रहा है कि हम क्या करना चाहें, हम अपने जीवन में क्या पाना चाह रहे हैं। वह एक एक अंध भंवर में फंस चुका है कि हम किसे प्राप्त करें, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। वह इन सब बातों पर सोच ही नहीं रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ बाजारवाद के माया जाल में फंस चुका है। और यह भूमंडलीकरण का साइड इफेक्ट है। ठीक है। मैम तो भूमंडलीकरण, हाँ भूमंडलीकरण का हाँ, हिंदी साहित्य में क्या असर पड़ा, क्या असर पड़ा? असर तो बहुत ज्यादा सह, पड़ा है। सह, हाँ, साहित्य पे असर पूरी तरह से आया है। अब भूमंडलीकरण से जो जैसे कि मान लो कि भूमंडलीकरण हुआ, हम दूसरे देशों की संस्कृतियों से एक दूसरे से जुड़े फटाफट, तो उसका साहित्य से हमारा साहित्य प्रभावित हुआ, हमारा साहित्य से वह साहित्य प्रभावित हुआ। हमने भूमंडलीकरण के माध्यम से जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियां आई, उसका हमारे साहित्य पे पूरी तरह से प्रभाव आया। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र एक लिखा हुआ है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास है, उसमें एक आती है नायिका, वह एक साधारण परिवार से रहती है, लेकिन वह स्वप्न देखती है कि मैं सिनेमा जगत की बहुत बड़ी अभिनेत्री बनूं, और पूरा उपन्यास उसके इसी इच्छा पर लिखा गया है। और उसे उस वर्षा वशिष्ठ उसका नाम रहता है। वर्षा वशिष्ठ जो नायिका है, वह एक साधारण परिवार की लड़की होकर के और सिर्फ बाजारवाद के चकाचौंध से प्रभावित होकर के और सिने जगत की तारिका बनना चाहती है। अंत में वो सफल होती है, लेकिन उसके लिए वह कितना पापड़ बेलती है, जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है उसको, वह उस उपन्यास में दिखाया गया है। भूमंडलीकरण का इसमें देन है। अब देखो, आपका बंटी जो है वो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने से एक बच्चे के माइंड पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका प्रभाव डाल रहा है। तो भूमंडलीकरण का ही देन है ना कि मनुष्य इतना बाजारवादी हो गया है कि रिश्ते भी बाजारवादी हो गए। हेलो। जी 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 हेलो। तो जी जी इसका प्रभाव हमारे साहित्य पे पूरी तरह से है, कहीं से भी हमारा साहित्य इससे अछूता नहीं है। हम जी हम इस बाजारवादी प्रभाव, लेकिन ये देखिए, हम भूमंडलीकरण को विभिन्न कसौटियों पर कसेंगे, एक ही कसौटी पर नहीं कसेंगे, कई तरह की कसौटियों पर कसने के बाद हम भूमंडलीकरण की व्यवस्था का निष्कर्ष निकाल पाने में सक्षम होंगे कि यह कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है, बाजारवाद कितना हमारे लिए उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है। ठीक है।
और संचार क्रांति तो सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है इसमें। अभी आज आप लोग संचार क्रांति का ही ना प्रभाव है कि आप लोग उतने दूर बैठे हुए भी हमारी बातों को सुन पा रहे हैं। जी 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 हम लोग एक दूसरे से संवाद कर पाने में सक्षम है। यह लाभ है, लाभ तो है, लेकिन इसकी हानियां भी बहुत सारी। विज्ञान का यदि लाभ है तो विज्ञान की हानि, बाजारवाद आया उसका यदि लाभ है तो उसकी हानि भी है। इसका हानि है मैम कि बहुत सारे बच्चे अब पबजी और ये टिकटॉक में समय व्यतीत करने लगे। ये भी तो इसका एक दुर्गुण आ गया। बचपन, मनुष्य का जो बचपन है वह गुम हो गया। जी जी, बचपन का जीवन, हाँ, बचपन का जीवन खत्म हो गया। अब जो बचपन के जीवन को हम सूर सागर में अनुभव करते हैं, कृष्ण की लीलाओं में अनुभव करते हैं, जिस नटखटपन को हम सूर सागर में पढ़ते हैं, क्या उस बचपन को आजकल हम जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। या जो हम लोग अपना बचपन जिए, आज के समय में क्या जो इस पीढ़ी के बच्चे हैं वो क्या जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। आजकल के इस पीढ़ी के बच्चे तो जन्मते ही लैपटॉप और मोबाइल में चले जा रहे हैं। वो बचपन कहाँ जी रहे हैं अपना? पबजी पर देखते हैं कि गोली चलाओ, फायरिंग करो दिन रात, और टिकटॉक का वीडियो बनाओ, तरह तरह नाना प्रकार के टिकटॉक का वीडियो। उसमें अब ये सामाजिक दोष और राजनीतिक दोष ये रहा है कि लोग बेरोजगार हो रहा है। बेरोजगार हो रहे हैं। आपके पास जब स्किल नहीं है तो जॉब कौन देगा मैम? उसके लायक आप नहीं बनिएगा तो जॉब कौन देगा आपको? देखो, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, जॉब की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो दोष है कि हम बेरोजगार हैं, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। जी जी जी, ये शिक्षा व्यवस्था का दोष है। हम देखो, जापान में हम जहाँ तक पढ़े हैं, हम कभी जापान तो गए नहीं है, लेकिन जापान के बारे में हम पढ़े हैं कि वहां पर शिक्षा इस तरह से दी जाती है कि उच्च शिक्षा में सिर्फ वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो कि उसमें बहुत ज्यादा रुचि लेता हो। शोध और अनुसंधानों में जो छात्र रुचि लेते हो वही उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और जिसमें उसकी रुचि नहीं है वह व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सही ढंग से जीने लायक बना लेगा व्यावसायिक शिक्षा से। इससे क्या होगा? उसका कारण है। हाँ, और वहाँ पे कारण में बोलो बोलो वहाँ की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका एक टारगेट है, लक्ष्य है। और यहाँ की जो शिक्षा है भेड़िया धसान है। हाँ, तो हम बोले ना कि अंधा। अंधा। बिहारी का एक दोहा प्रसिद्ध है। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। यहाँ तो भेड़िया धसान है। अब बच्चा जो है इंटर पास कर लेता है, स्नातक पास कर लेता है, उसका कोई टारगेट, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। जब ग्रेजुएशन की डिग्री उसके हाथ में आती है, तब वो सोचने लगता है कि अब क्या करें, क्योंकि टाइम निकल जाता है, फिर हाथ रहता नहीं। तो इसलिए वह बच्चा अनस्किल्ड होता है। जी, तो हम उसी तरफ जा रहे थे कि जापान में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई गई। जापान ने जो शिक्षा व्यवस्था कायम की, उसने अपने देश के अनुसार कायम की कि मेरे देश की जनता को क्या चाहिए, तो उस आधार पे उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था को कायम किया। अब जो उसने ऊंचे प्रौद्योगिकियों में, बड़े बड़े अनुसंधान क्षेत्रों में उन्हीं बच्चों को भेजा, उन्हीं छात्रों को भेजा जो कि उसमें रुचि लेते हैं, और जो मीडियम वर्ग के छात्र हैं उसे साधारण व्यवसाय सिखा करके और उसे अपने पैरों पर खड़े हो सके, बस उसी का प्रशिक्षण उन्हें दे दिया जाता है ताकि उनका जीवन भटकन भरा न रहे। लेकिन भारतवर्ष में जो शिक्षा का हुआ ह्रास, वह इसी कारण हुआ कि यहाँ पर शिक्षा की जो समितियां गठित हुई वह उसकी गुणवत्ता को लेकर गठित ही नहीं हुई। जी कि कैसे शिक्षा को बांटा जाए। जी अब मान लो कि तुम्हें रिसर्च करने में रुचि ना हो और तुम्हें जबरदस्ती पीएचडी के लिए थोपा जा रहा हो, तो क्या तुम सक्सेस हो पाओगे इस क्षेत्र में?
नहीं नहीं नहीं। तो फिर तुमसे पीएचडी क्यों कराया जा रहा है? तो फिर तो उससे अच्छा है कि भैया तुमको कोई व्यावसायिक चीज बताकर कोई ऐसा चीज बता दिया जाए जिससे कि तुम अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़े हो जाओ। तुम क्यों अपना पूरे जीवन जीवन का भरण पोषण कर हाँ सको। कर सको। तुम्हें जब पीएचडी में मन ही नहीं लगेगा, तुम जब कोई अच्छा चीज दे ही नहीं सकोगे शोध और अनुसंधान करके, तो तुम्हें इस क्षेत्र में क्यों भेजा जाए? तो ये समय और पैसा दोनों दोनों बर्बाद बर्बाद हो होगा रहा है। इसमें। तो इस बात को लेकर के अब मिल कुछ नहीं रहा है। मिल कुछ नहीं रहा है। तो ये जो दोष है वह शिक्षा पद्धति का दोष है। हम भूमंडलीकरण की तरफ जा रहे थे, हम शिक्षा पद्धति पर नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम विषय से भटक जाएंगे। हम यहाँ यह जी बताना जी चाह रहे हैं कि हमारे भूमंडलीकृत व्यवस्था में बाजारवाद को कैसे प्रभावित किया, और मनुष्य इस बाजारवाद से प्रभावित होकर के कितना अंधानुकरण करने लगा है। जी जी ठीक है, तो हम ये एक दिन में समाप्त होने वाला टॉपिक नहीं है, हम इस पे 2-3 क्लास अभी और चर्चा करेंगे। इसके बहुत सारे रूपों पे चर्चा करेंगे कि बाजारवाद मनुष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है, हमारी उपभोक्ता संस्कृति मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। जी जी उपभोक्ता संस्कृति क्या क्या कर रही है कि मनुष्य देखो, कबीर ने एक लाइन कहा था ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी हाँ मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ना भूखा जाए। तो ये जो लाइन है यह उपभोक्ता संस्कृति पर सबसे बड़ा कटाक्ष है। मनुष्य अधिक से अधिक जो पाने की होड़ लगाए हुए इस बाजारवाद में, कबीर सीधे सीधे इस बात के लिए कटाक्ष करते हैं, और इसलिए कबीर आज भी प्रासंगिक है। जी जी क्यों क्यों मतलब कि आखिर क्या बात है कि भक्ति काल की प्रासंगिकता आज के समय में भी बनी हुई है? इन्हीं बातों पे इसीलिए कबीर ने कहा है, हाँ इसीलिए कबीर ने कहा है, गोधन गजधन बाजधन हाँ और रतन धन खान, हाँ जो आवे संतोष संतोष धन धन सब धन भूरि पूरी समान। समान। जी संतोष धन, ये संतोष धन जो है आ जाने पर जी सब धन बेकार हो जाता है। तो ये जो जी 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 बाजारवादी जो व्यवस्था है उस पे कबीरदास का ये दोहा फिट बैठेगा। जी 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 कबीरदास जी जी हाँ कबीरदास की शिक्षा बहुत बड़ी फिट बैठेगी कि मनुष्य संतोष धन को लाए अपने जीवन में, तब जी बाजारवाद से मनुष्य छुटकारा पा सकेगा। जी जो जी पाश्चात्य जगत का चकाचौंध है, मनुष्य उसमें दम फंस के रह गया है। यदि भारत अपनी जो संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति, उसको अपना ले तो शायद उसको इन बहुत सारे उसके समस्याएं हल हो जाएंगी। जानती हैं मैम, अभी इस चीज का मतलब बाजारवाद से दूर अगर जो हम हुए हैं, तो ये कोरोना काल में देखिए ना हम कितना दूर हो गए हैं। कितना दूर हो गए हैं जी, और फिर भी हम लोग जिंदा हैं, सब कुछ नॉर्मल है। जी बिल्कुल। कोरोना काल में कोरोना अच्छा, काल जितना भी हाँ बोलो आखिर जो भी हम नफासत की चीजें यूज करते थे, जो आपका नीड्स नहीं था, हाँ उसके बगैर तो आज भी हम नीड्स के साथ तो हम आज भी जी रहे हैं। आज भी जी रहे हैं जी। तो बाजारवाद का तो सबसे बड़ा ये रोकथाम ये कोरोना काल कर दिया। कोरोना काल में हुआ है कि अच्छा, लोगों का इस समझ में भी आ गया कि इन सब चीजों के बगैर भी आज भी हम जिंदा रह सकते हैं। कोरोना काल यदि हम मानेंगे तो अपने समय में मनुष्य को बहुत बड़ी शिक्षा देकर जा रहा है। ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, चाहे बाजारवाद है, इसमें यह जो महामारी है बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है जी कि हम सीमित साधनों में भी आज जिंदा रहने लगे हैं। क्यों जिंदा रहने लगे हैं? क्योंकि मनुष्य के ऊपर जब आफत आया तो मनुष्य उसके लिए ढल गया। और उसका कहना है कि आज भी तुम ये प्रकृतिवाद से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए हो, जिसमें ये आधुनिकरण, बाजारवाद, ये सब प्रकृतिवाद का लक्षण थोड़े है। नहीं, तो मनुष्य कोरोना काल में मनुष्य ये सिखाया जा रहा है प्रकृति के द्वारा ही कि प्रकृति के समीप जाओ। हाँ, और प्रकृति के समीप जाने से ही तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। जी 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 तुम देखो, अरे वो तो सुनिए, वो तो सिद्ध हो गया ना। जितने भी धर्म स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हाँ तो सब में आने लगे हैं। अगर कोई सत्य है, ये आध्यात्म भी कहता है, तमाम धर्म गुरु भी कह रहे हैं, प्रकृति
इसकी गोद में हम हैं। तो आज सब उसी प्रकृति के नुस्खे को लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं। अपने घर में कैद हुए बैठे, कमरे में बैठे हुए, प्रकृति के ही सहारे उसके बनाए हुए जो संसाधन है उसके नुस्खे को अपना रहे हैं। हाँ। ये कोरोना काल में आपका एसी है लेकिन चला नहीं रहे डर से। हाँ, एसी चला नहीं रहे। इसका मतलब कि हम एसी के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। रह सकते हैं। फ्रीज है लेकिन चला नहीं रहे हैं। उसका जो ये उससे जो फ्रीजिंग वाला जो भोजन है वो नुकसान न कर दे, कोरोना से इन्फेक्ट न हो जाए। हाँ, तो ये कम से ये जो हम लोग कल तक मतलब कोरोना काल से पहले जो एक दूसरा चादर ओढ़ लिए थे उस चादर को तो फेंकवा दिया ये लोग, फेंकवा दिया, प्रकृति ने खुद फेंकवा दिया। अब जो घर में जी क्वेश्चन है। हाँ, में क्वेश्चन है। बोलो बोलो। कह रहे हैं कि ये जो सब टॉपिक कर रहा है, जैसे आप भी पढ़ा रहे हैं, परम सर भी पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो इसके कुछ नोट्स या इस तरह की कुछ बुक है, क्योंकि एग्जाम जो होगा तो